सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 10 मई का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एग्रीमेंट किया है। क्लाउड सीडिंग मतलब समझते हो ना, आर्टिफिशियल रेन के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। पनडुब्बी रोहित जहाज अरनाला को लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान को हमने मार गिराया है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट को भारत पर लॉन्च किया जाएगा। भारत एग्री हो गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। इसका किस लिए लॉन्च किया गया था? ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए, ठीक है, इंटरनेट सर्विस के लिए, गांव गांव तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए। नए पोप नियुक्त हुए। अभी हाल ही में सबको पता था, पुराने जो पोप थे आपके, उनकी डेथ हो गई थी, तो नए पोप नियुक्त किया गया, लियो 14 होंगे, ठीक है। 10 ईयर का गोल्डन वीजा प्रदान करेगा वियतनाम भारतीय निवेशकों और पर्यटकों के लिए, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। और इंडिया पाकिस्तान का वार, ये पाकिस्तान की नापाक हरकत के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और आईपीएल 2025 सस्पेंड हो गया है। कितने दिन के लिए? एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हुआ है, ठीक है। सिर्फ एक हफ्ते बाद इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग फैसला लिया जाएगा फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है? क्लाउड सीडिंग क्या होता है? तो क्लाउड सीडिंग, ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग मतलब आर्टिफिशियल क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। तो मतलब कृत्रिम जो बादलों का निर्माण होगा, कृत्रिम क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। कृत्रिम रूप से क्लाउड को फॉर्म करना बादल बनाने के लिए, ठीक है। तो अब बादल बनेंगे तो फिर क्या होगा? कृत्रिम रेन या आर्टिफिशियल रेन जिसको कहते हैं, कृत्रिम वर्षा, ठीक है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए ये किया जा रहा है। कौन कौन कर रहा है? तो कौन? दिल्ली सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर के साथ, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर के साथ दिल्ली गवर्नमेंट ने ये समझौता किया है, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर का नाम ध्यान रखिएगा, ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब ये क्यों कर रही है भाई? मतलब क्या जरूरत पड़ रही है दिल्ली को? दिल्ली को जरूरत पड़ेगी क्योंकि दिल्ली का संबंध है एयर पॉल्यूशन से, हमेशा टॉप पे रहती है। जो आपका एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन कहाँ? ये एयर पॉल्यूशन का नाम लो और दिल्ली उसमें ना आए तो फिर क्या ही है। तो एयर पॉल्यूशन मेजर प्रॉब्लम है कहाँ की? दिल्ली की, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन मेजर प्रॉब्लम है ये दिल्ली की, ठीक है। दिल्ली की बहुत ही मतलब हमेशा पॉल्यूशन की बात चलती ही रहती है दिल्ली में, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट्स, जब आर्टिफिशियल रेन होती है, मतलब जब बारिश होती है, तो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो हवा में पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मतलब जो प्रदूषक होते हैं, वो बारिश के पानी के साथ सतह पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे जब वर्षा के साथ जो पॉल्यूटेंट्स और प्रदूषक होंगे, तो पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक जो भी होने वाले हैं, वर्षा के पानी के साथ, तो वर्षा के साथ सतह पर आ जाएंगे, ठीक है। तो सतह पर आ जाएंगे, तो ये इसमें होने वाला है, जिससे प्रदूषण कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम इसमें किया जाने वाला है। अब ये आर्टिफिशियल रेन होती कैसे है भैया? ये है क्या? क्लाउड सीडिंग कैसे करते हैं? क्लाउड सीडिंग हम करते हैं किससे? AGI, सिल्वर आयोडाइड का। अरे क्या लिख लिया? तो AGI इसका क्या नाम होता है? सिल्वर आयोडाइड। इसके द्वारा हम क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इससे द्वारा ये क्या नाम है इसका? सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड, इसकी मदद से हम क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अच्छा, अब सिल्वर के बारे में बात हुई है, तो सिल्वर का मैं चलो यहीं पर कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। तो सिल्वर के बारे में देखूँ मैं कोई, तो पहले आप आईआईटी कानपुर मार्क कर लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब सिल्वर एक होता है AGI का तो आपने बता दिया, ठीक है। AgCl क्या होता है? AgCl, इसी से Ag प्राप्त होता है। इसको हम हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं AgCl को, सिल्वर, ठीक है, AgCl को। AgNO3 के बारे में बताओ। AgNO3 जब इलेक्शन हो रहा था तब मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ये जो वोटिंग में आपके हाथों पर स्याही लगाते हैं ना, वोटिंग इंक जो होती है, वो इसी की बनी होती है, ठीक है, AgNO3 की। AgBr का बताओ, AgBr का यूज कहाँ होता है? इसका होता है AgBr, यार मेरी फ़ोटो खींच, तो फोटोग्राफी में होता है AgBr का यूज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये कुछ और ध्यान रखिएगा। ये आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया इसका, ओके। चलो, हाल ही में किस राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इनका संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ राज्य से। हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाला देश की पहली विधानसभा कौन सी होने वाली? तो ये पंजाब विधानसभा, ठीक है। तो पंजाब। हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला? तो ये चांगी एयरपोर्ट को मिला, ठीक है। तो चांगी एयरपोर्ट को ये अवार्ड मिला, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय नौसेना में
कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया है? देखो तो अभी कौन सा जहाज शामिल हुआ है? आईएनएस अरनाला। ठीक है, तो आईएनएस अरनाला जहाज शामिल हुआ है। अब इसका क्या काम होने वाला है? ठीक है, अच्छा अरनाला का नाम कहाँ लिया? अरनाला जो नाम है ये महाराष्ट्र में एक दुर्ग है। महाराष्ट्र में एक दुर्ग है जिसका नाम अरनाला है, मराठा दुर्ग है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मराठा दुर्ग का नाम अरनाला है, उसी से ये अरनाला नाम लिया गया है। ठीक है, अब ये आईएनएस अरनाला को नेवी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो नेवी में शामिल किया जाएगा। इसका काम क्या होने वाला है? ये अच्छा पहले बताओ इसको बनाया किसने? बनाने वाली कंपनी कौन है? गार्डन रिच। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। ठीक है, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। ठीक है, तो ये कहाँ की कंपनी है? ये पहली बात आपकी कोलकाता की कंपनी है। ठीक है, कोलकाता की ये कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस कंपनी ने आईएनएस अरनाला का निर्माण किया है। ये है क्या? ये पनडुब्बी रोध युद्धक जहाज है। तो पनडुब्बी रोधी है और युद्धक जहाज है, मतलब लड़ाकू विमान है आपका। ठीक है, तो युद्धक जहाज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंटी सबमरीन वेयरफेयर शिप है। ठीक है, तो ये वॉरफेयर शिप है, ये तो आपको ध्यान रखना है। एंटी सबमरीन शिप है। ठीक है, और इसका एक खास बात क्या है? ये उथले जल में भी सर्वाइव कर जाती है। मतलब अगर पानी कम भी है ना, उथले या छिछले जल में भी सर्वाइव कर जाती है, मतलब वहाँ पर भी काम करेगी। और क्या करेगी? गहरे पानी में निगरानी रखेगी, या कुछ जांच करनी हो तो भी ये काम करने वाली है। गहरे पानी में भी निगरानी रखेगी, तो ये उथले और गहरे दोनों पानी में अच्छी काम करने वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इतना काम। और क्या इसको कहाँ शामिल किया गया है ये भी लिख लो। एक कट्टुपल्ली स्थान है। कट्टुपल्ली ये कहाँ स्थान है? ये है आपका चेन्नई। कट्टुपल्ली चेन्नई में इसको नेवी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो नेवी में शामिल हो जाएगी यहाँ कट्टुपल्ली चेन्नई में। ठीक है, तो नेवी में शामिल। तो इतनी बातें आपको आईएनएस अरनाला के बारे में याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, तो ये देखो ये कमीशनिंग समारोह इसका हो रहा है। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया, ये इनका नाम देख लीजिए आप। एसएससी सीजीएल की वजह से डेट आ चुकी है, अगस्त में होने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम। ठीक है, आपके जून से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 9 जून है शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका। और टीयर 1 का जो पहला शिफ्ट होगा ना, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो कुमुदनी लाखिया इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध देखो गुजरात से। तो गुजरात से इनका संबंध है। ये कथक की बहुत ही अच्छी कलाकार हैं, कथक डांस की। ठीक है, अभी हाल ही में 2025 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार करा चुका हूँ, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए सब कुछ इसके बारे में। हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली कुकरैल नाइट सफारी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका लखनऊ से। ठीक है, हाल ही में अच्छा तुम पूरा लिख लो यार, बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके बच्चे फिर डाउट क्रिएट करते हैं। हाल ही में सिग्मो फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये गोवा में। ठीक है, तो सिग्मो गोवा में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया पाकिस्तान। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को नष्ट करने का दावा किया गया है। इस विमान का संबंध किससे है? देखो भैया, तो कहाँ से स्टार्ट करें? हमने वैसे मोस्टली चीज़ें हमें पता हैं अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो देखो ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च हुआ था? तुम लोग आंसर करो फटाक। तो आंसर ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च हुआ था। हमने लॉन्च किया था किसके जवाब में? 22 अप्रैल के जवाब में, जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, तो हमने ये लॉन्च किया। ठीक है, पहले IWT सब हमने बात कर चुके हैं पहले भी, तो बार बार उनके बारे में आपको पता होना चाहिए वैसे। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च हुआ। अब इसमें हमने पाकिस्तान के आतंकवादी 10 आतंकवादी साइट्स को धराशायी किया। ठीक है, 9 आतंकवादी साइट्स को धराशायी कर दिया, जिनमें से 4 पाकिस्तान में थी और 5 POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और 4 पाकिस्तान में। ठीक है, ये 9 साइट हमने धराशायी कर दी, तबाह कर दी बिल्कुल से। अब पाकिस्तान ने इसके जवाब में हम पे अटैक किया था, तो हमारा डिफेंस सिस्टम तब क्या था? तो हमारा बेहतरीन डिफेंस सिस्टम जो हमने रूस से बहुत पैसे दे के खरीदे थे, S-400। तो ये रूस का डिफेंस सिस्टम, इसको हम ट्रायम्फ नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ का? रूस का सिस्टम। अच्छा, अपना कोई डिफेंस सिस्टम याद है आपका? इंडिया का एक खुद का भी डिफेंस सिस्टम, उसका क्या नाम है? समर। ठीक है, इसमें हम कौन सी मिसाइल यूज करते हैं? तो आकाश मिसाइल का यूज होता है समर में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तो डिफेंस सिस्टम हमारा ट्रायम्फ हो गया, और दूसरा क्या था? हमने
एक एंटी ड्रोन गन भी इस्तेमाल की, ठीक है, एंटी ड्रोन गन। तो इनके द्वारा हमने अपना डिफेंस मजबूत बना रखा है, ठीक है, बॉर्डर पर, ठीक है। तो ये आपको पता है। और हमने क्या लॉन्च किया था, अच्छा ये हमने क्या यहाँ पर क्या लॉन्च किया था, राफेल। तो राफेल लॉन्च हुआ था, इसमें हमने बताया था, मैंने आपको बताया था राफेल में स्कॉल्प मिसाइल थी, स्कॉल्प मिसाइल, ठीक है। और कौन सा बम था, एक हमने हैमर बम भी हमने इसके द्वारा गिराए थे, ठीक है। तो हैमर बम, ठीक है। तो ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये लॉन्च किया था राफेल, ठीक है। राफेल हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया था फ्रांस से। तो राफेल को हमने फ्रांस से लिया था, तो ये सब आपको पता है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान ने, अब इसके द्वारा जब अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान कुछ दिन पहले किससे मिला था, पाकिस्तान मिला था, मैं यहीं पर चलो यहीं पर आ जाओ। तो पाकिस्तान कुछ दिन पहले मिला था हमास से। तो पाक ने मीटिंग की थी, हमास जो इजराइल वाला है ना, तो हमास, इजराइल भी हमास का बंदोबस्त करने ही वाला जल्दी ही। तो पाकिस्तान ने हमास से कुछ मिली थी, और हमास की युद्ध स्टाइल कौन सी है, स्वार्म ड्रोन अटैक। स्वार्म ड्रोन अटैक मतलब एक साथ सैकड़ों ड्रोन एक साथ, ठीक है। मतलब आपके एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए तो सैकड़ों ड्रोन अटैक होने चाहिए, क्योंकि हमास ने जब इजराइल पे सैकड़ों ड्रोन अटैक किए थे तो इजराइल में कुछ ड्रोन बच गए थे और उससे इजराइल में तबाही मचाई थी, ठीक है। तो हाँ, पाकिस्तान ने भी का कॉपी किया, बट इनको पता नहीं है हमारा S-400 कितना ताकतवर है, ठीक है। तो ठीक है, इसके ये हमला हुआ। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई देखो आपकी, ठीक है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें इन्होंने बताया, देखो विक्रम मिस्त्री ये हमारे क्या हैं, विक्रम मिस्त्री हमारे विदेश सचिव हैं, ठीक है। तो विक्रम मिस्त्री हमारे विदेश सचिव हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही चर्चा में रही हैं। और ये जो दो महिलाएं हैं, दो मतलब इन पर गर्व कीजिए आप लोग, और क्या कुछ नहीं कर सकते, कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर वेमिका सिंह, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखिए। इन तीनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया, ठीक है, पाकिस्तान ने अटैक किया, पाक ने अटैक किया हम पर, ठीक है। मतलब इन्होंने, मतलब अब उसको हमला कह लो, ठीक है, हमला कह लो, या वो जो अटैक था वो इनके एज, मतलब इनका कुछ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको चेक करने के लिए इन्होंने कहा, जो हमने ड्रोन अटैक किए, ठीक है, वो हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम चेक करने के लिए किया या तो हमला। तो हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा गया कि सिर्फ दो ही काम के लिए ये हो सकता है, या तो हम पर हमला किया गया हमारा कोई स्थान क्षतिग्रस्त करने के लिए, या तो अपना एयर डिफेंस चेक करने के लिए। बट क्या हुआ, इस हमले के बाद इन्होंने अपना एरो स्पेस बंद नहीं किया, और इसमें मतलब जो यात्री थे, मतलब यमन की एक फ़्लाइट उड़ती नज़र आई इंडिया वालों को, ठीक है। तो इन्होंने अटैक नहीं किया, क्योंकि अगर हम अटैक करते तो उसमें निर्दोष यात्री मारे जाते, जो इंडिया की कभी मुद्दा था ही नहीं, इंडिया का ऐसी सोच है ही नहीं कि वो निर्दोष लोगों को मारे। जिससे अगर ऐसा हो जाए, पाकिस्तान ऐसा सोच रहा था कि ये लोग मार दें, फिर इन विश्व में अंडरवर्ल्ड में थू हो जाए इंडिया की, तो ये सीन था, ठीक है, इंडिया का। तो अब पाकिस्तान ने जो ड्रोन अटैक किए थे, अब देखो यहाँ से एक एक डाटा फैक्ट याद रखो बस। तो पाकिस्तान ने जो ड्रोन अटैक किए, ड्रोन इन्होंने कहाँ के अटैक किए, तुर्की के ड्रोन है, ठीक है। भारत ने पता लगाया कि तुर्की से पाकिस्तान ने ड्रोन लिए थे और इन्होंने अटैक किए, ठीक है। तो हमने भी, अच्छा हमने लास्ट क्लास में देखा था लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम हमने किसके द्वारा ख़त्म किया था, कौन सा ड्रोन था, हरपोस्ट, ठीक है। तो हरपोस्ट ड्रोन था जो हमने इजराइल से लिया था, इजराइल से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ड्रोन जो इन्होंने पाकिस्तान से लिए, तो पाकिस्तान के ड्रोन जो इंडिया पे अटैक कर रहे थे वो तुर्की से लिए गए थे, तो ये आपको इतना ध्यान रखना। पर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दावा कर रही है कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल हम पर छोड़े हैं, अगर 6 छोड़े होते ना बेटा तुम आज होते नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ये अब पता नहीं क्या ही करते रहते हैं। और एक और बात सामने आई है, हमने फतेह मिसाइल, पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को नस्ते नाबूद कर दिया है, तो फतेह मिसाइल को नस्ते नाबूद कर दिया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब पता चल जाएगा। और देखो अब दो विमान के बारे में मैं बात करता हूँ, एक F-16 ये USA से लिया गया है, और JF-17, तो JF-17, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये चाइना का, यही तो क्वेश्चन है आपका। तो F-16 USA का, ये USA का है, और JF-17 चाइना का है। तो F-16 को भी हमने नष्ट कर दिया है, और JF-16 के 2 विमान हमने नष्ट किए हैं, ठीक है। तो हमने सबको नस्ते नाबूद कर दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, USA अब इसको कभी F-16 नहीं देगा,
क्योंकि इन्होंने एक शर्त लगाई थी, शर्त में कही थी कि F-16 अगर कभी मारा जाता है या गिराया जाता है या बेमतलब का यूज किया जाता है तो हम आगे से कभी उसका डील नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये आंसर मार्क कर लीजिए आप लोग। आंसर डी करेक्ट आंसर है। तो आपको ये पता है पूरा जो भी है। देखो, इंटरसेप्शन, बॉन्डिंग और अकाउंटिंग में माहिर F-16 फाइटर जेट को इंडिया ने किया ढेर। ठीक है, 9000 समथिंग किलो का स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 4200 किलोमीटर हवा से हवा में मार करता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है। तो ये सब आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये पूछे जा सकती हैं एग्जाम में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है? देखो, तो भारत ने अभी किसको, स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना है ना, ये हम पहले भी सुन चुके हैं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट ये किसका प्रोजेक्ट है? इसको लॉन्च करने वाले कौन है? स्टारलिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले कौन है? इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क भाई साहब हैं। ठीक है, इनकी संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। तो ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट है किस लिए था? इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। तो जो भी आपका इंटरनेट था, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो मतलब इसको गांव के इलाकों में, दूर दराज के स्थानों में, ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने के लिए, हर घर पहुंचाने के लिए, हर घर इंटरनेट। ठीक है, ग्रामीण एंड दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए ये था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सभी जगह मतलब इंटरनेट पहुंचाना, ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। तो अभी क्या हुआ था, लोअर अर्थ ऑर्बिटल मतलब पृथ्वी की निचली कक्षा में भारत ने लगभग 7,000 उपग्रह, ठीक है, तो 7,000 उपग्रह स्थापित किए थे। ठीक है, कि कब से कर रहे हैं? तो ये हो रहे हैं हमारे मार्च 2019 में हमने स्टार्ट किया था। तो मार्च 2019 में हमने स्टार्ट किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी हाल ही में स्टारलिंक प्रोजेक्ट को भारत के द्वारा मंजूरी मिल गई है। ठीक है, अब अपना तुम काम शुरू कर सकते हो, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो हमें। ठीक है, तो ये मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके द्वारा हमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलने वाली है, मतलब तेज इंटरनेट। ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, तेज इंटरनेट और हर जगह इंटरनेट, यही इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टारलिंक उपग्रह के द्वारा, स्टारलिंक नाम का उपग्रह हमें ये प्रोवाइड करने वाला है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ओके, चलो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के द्वारा हम इंटरनेट संबंधी सेवाओं को मंजूरी दी है। चलो, हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? अच्छा बताओ, प्रेस में कौन सा है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा स्थान है भारत का? प्रेस का बताओ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव विकास सूचकांक में, और हैप्पीनेस में। हैप्पीनेस का तो क्वेश्चन ही है ना, तो बताओ प्रेस में कितनी है? 151 है। HDI में कितनी है? 130, और हैप्पीनेस में 118 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201, विक्रम साराभाई और कल्पना चावला के नाम पर ये दोनों लॉन्च किए गए थे। ये दोनों क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर। हाल ही में रिकॉर्ड 6 घंटों में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया था? तो ये जापान ने बनाया था। ठीक है, तो जापान ने ये स्टेशन बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट्स प्रीबोस्ट या लियो 14वें का संबंध किस देश से है? ठीक है, देखो अभी सबको पता है पोप फ्रांसिस का निधन हुआ था। पोप फ्रांसिस, ठीक है, तो पोप फ्रांसिस का नाम आप जानते हो। तो पोप फ्रांसिस का निधन हुआ था, तो इनकी जगह पर एक नया पोप नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ नियुक्त होते हैं? कहाँ? रोमन कैथोलिक चर्च। तो ये क्या थे? रोमन कैथोलिक चर्च के, तो रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, तो रोमन कैथोलिक चर्च के हेड थे, प्रमुख थे मतलब सबसे। और ये पोप क्या होता है? पोप जो होता है ना, पोप होता है ईसाई धर्म की टॉप मोस्ट पोस्ट है। ठीक है, ईसाई जो है, ईसाई की टॉप मोस्ट पोस्ट। ठीक है, टॉप पोस्ट है ये पोप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये रोमन कैथोलिक चर्च कहाँ है? वेटिकन सिटी। ठीक है, तो वेटिकन सिटी में है रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अभी नया पोप किसे बनाया गया है? इनकी जगह पे नया पोप नियुक्त किया गया है। पोप लिखो, पोप लियो 14। ठीक है, तो पोप लियो 14 को बनाया गया है। ठीक है, पोप लियो 14 को बना दिया गया है, जो कि कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है USA से। अब USA इनका अच्छा ओरिजिनल नाम क्या है, रियल नाम क्या है? रॉबर्ट प्रीबोस्ट। मतलब ये तो उनको उपाधि मिली पोप लियो 14वें, बट इनका रियल नाम है रॉबर्ट प्रीबोस्ट। ठीक है, तो रॉबर्ट प्रीबोस्ट इनका रियल नाम है। और इनका संबंध कहाँ है? ये USA से हैं।
तो फर्स्ट यूएसए मतलब पहला व्यक्ति है जो यूएसए से इस पोस्ट पर आया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये 267 नंबर के पोप हैं, ठीक है, 267 नंबर के क्रम के हैं। और अच्छा, यूएसए की कैपिटल क्या है? तो यूएसए की कैपिटल आपको बताना है, ये WDC इसकी कैपिटल है, वाशिंगटन DC, यहीं पर IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी स्थित है। तो ये आपको सब पता है, ठीक है, तो ये आपको सब पता है, ठीक है। तो चलो इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये देखो, ये पोप लियो 14वें का फोटो है। हाल ही में यूरोप दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? अच्छा ये बताओ, यूरोप दिवस तो ये मनाई गई है 9 मई 2025 को। 9 मई 2025 को इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और ये किसके द्वारा क्यों मनाई गई? क्योंकि सुमन घोषणा हुई थी। सुमन घोषणा कब हुई थी? सुमन घोषणा हुई थी आपकी 9 मई 1950 को। 1950 को इसके द्वारा किसकी स्थापना हुई थी? इसके द्वारा यूरोपीय कोयला एंड इस्पात समुदाय, ठीक है, तो यूरोपीय कोयला एंड इस्पात, ठीक है, इस्पात समुदाय, अरे क्या लिख रहा हूँ, तो इस्पात, कितनी गलतियाँ होती हैं यार कभी कभी। तो इस्पात समुदाय, इसकी स्थापना हुई, ठीक है, कोयला एंड इस्पात समुदाय, यूरोपीय कोयला एंड इस्पात समुदाय की स्थापना हुई। इसीलिए ये 9 मई को इसको स्थापना 5 देशों ने मिलकर की थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की कितनी उपस्थिति दर्ज की गई है? देखो ये लद्दाख में कितने हिम तेंदुए दर्ज किए गए हैं, तो ये बताओ। तो लद्दाख, देखो भारत में, अगर भारत की बात करो, भारत में टोटल कितने हैं? भारत में टोटल 718 हैं। 718 स्नो लियोपार्ड हैं, और जिसमें से पहले नंबर पर लद्दाख है। लद्दाख में कितना है? लद्दाख में 477। 718 में से 477 मतलब लगभग 68% तो लद्दाख में ही स्थित है, ठीक है। अच्छा, इनका ये जो हिम तेंदुए, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? इनका वैज्ञानिक नाम लिखो पिंथेरा यूनिया, ठीक है, तो इनका वैज्ञानिक नाम है पिंथेरा यूनिया, ये भी ध्यान रखिए कि पूछा जा सकता है। अच्छा, लद्दाख में ही एक कौन सा हेमिस नेशनल पार्क आपने सुना होगा, है ना, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा किसने लॉन्च किया है? ठीक है, देखो 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा लॉन्च करने वाला कौन हो गया? वियतनाम। तो वियतनाम ने ये काम किया है। किसके लिए किया है? भारतीय निवेशकों के लिए। तो भारतीय जो निवेशक होने वाले हैं, निवेशक प्लस पर्यटक भी, ठीक है, तो भारतीय निवेशक और पर्यटक, इनके लिए ये लॉन्च किया गया। मतलब ये योजना आई है, भैया चले जाओ वियतनाम घूमने, बहुत ही अच्छा देश है यार, वहाँ पे घूमने लायक है। देखो आप देख सकते हो, ये वहीं की इमेज मैंने सीधे वहाँ से लाई है, ठीक है। चलो, तो यहाँ की एक फेमस सिटी है वियतनाम की, हो चिन मिन। यहाँ का सबसे बड़ा शहर यही है, हो चिन मिन सिटी। तो हो चिन मिन सिटी है, ठीक है। यहाँ पर एक त्यौहार का आयोजन हो रहा है, बैसाख। तो बैसाख का आयोजन होगा, बैसाख का आयोजन हो रहा है, ठीक है। तो बैसाख का आयोजन ये किस लिए फेमस है? ये भगवान बुद्ध का फेस्टिवल है, बुद्धा फेस्टिवल है इसी, क्योंकि जन्म इसी दिन हुआ था, बैसाख पूर्णिमा को, मोक्ष इसी दिन, और क्या, ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए बैसाख का आयोजन हो रहा है। और इसी के चक्कर में इन्होंने ऑफर दिया है भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को कि तुमको 10 साल का, तो 10 साल का गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा। मतलब गोल्डन वीज़ा, ऐश करो यार तुम लोग, आओ हमारे देश में ऐश करो, ठीक है। तो ये अब करने वाले हैं। अच्छा, वियतनाम आपको पता है ना, इसके कहाँ का मेंबर है? ये आसियान मेंबर है, ठीक है। तो आसियान मेंबर है, आसियान में। अच्छा, कोई बताएगा आसियान की लेटेस्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? लेटेस्ट बैठक इसकी कहाँ हुई थी आसियान का? इसका हेडक्वार्टर भी बताओ। हेडक्वार्टर जकार्ता है, आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता। और इसकी लेटेस्ट बैठक कहाँ हुई थी? बियंती ने लाओस में। तो बियंती ने कहाँ की कैपिटल है? लाओस की कैपिटल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बैठक आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट आंसर है। आ जाओ, चलो। अच्छा, इसकी कैपिटल बताओ। देखो वियतनाम की कैपिटल क्या है? ये देखो आपको हो चिन मिन सिटी है जहाँ की बात कर रहे थे, इसकी कैपिटल लिखो। कैपिटल है हनोई। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, करेंसी। करेंसी इसकी बहुत पूछी जाती है, तो करेंसी इसकी डोंग है, ठीक है। चलो, हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है? तो 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा गया है ऑपरेशन संकल्प के द्वारा। ऑपरेशन संकल्प चलाया गया यहाँ पे, उसके द्वारा यहाँ पर मार दिया गया। और ये कहाँ चलाया गया था? बीजापुर में, ठीक है। तो बीजापुर में ऑपरेशन संकल्प चला के नक्सल मुक्त भारत के तहत इसको मारा गया। किसके द्वारा? CRPF के द्वारा, CRPF द्वारा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में।
हाल ही में पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किसने प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ करने वाला कौन हो गया? हरियाणा। किसके लिए है? वरिष्ठ कलाकारों के लिए। तो वरिष्ठ कलाकार जो भी होंगे उनको कुछ पैसे मिलने वाले हैं, मतलब जो भी 60+ ईयर्स होंगे, 60 ईयर प्लस होंगे, उनको कितना? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मासिक सहायता। तो मासिक मानदेय कह लो इसको, मासिक मानदेय इनको मिलने वाला। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलो, सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।